अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने साथ साथ अपने चाहने वालों का भी ख्याल रखना है और बिलखसूस इस माहौल का भी ख्याल रखना है, क्योंकि ये माहौल जो बिगड़ता जा रहा है ये हम सब की कह लें कि नेग्लिजेंस की वजह से ही बिगड़ता जा रहा है और अबतर सूरत हाल होती जा रही है। चूँकि आज सैटरडे है और वीकेंड का शो है और वीकेंड के शो में आपको पता है कि हम लोगों की ख़ास तौर पर कोशिश यही होती है कि जनाब थोड़ा सा लाइटर नोट पर बात कर ली जाए, क्योंकि पूरा हफ्ता पूरा वीकेंड के 5 दिन हम लोग आपके साथ बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ़ इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, उस पर हुकाम बाला तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन सैटरडे एक ऐसा दिन होता है जिसमें मैं भी इंजॉय कर रही होती हूँ, क्योंकि ये एक लाइटर नोट पर होता है। हम लोग मौसीकी का तड़का भी लगाते हैं और बाकी जो आम रूटीन में हम लोग बात करें, मतलब लाइटर नोट पर टॉपिक्स हमारे पास होते हैं जिन पर हम बातें कर रहे होते हैं और गुफ्तगू करते हैं। तो आज का शो भी जो है ना बड़ा अच्छा होने वाला है आप सब लोगों के लिए। ये 2 घंटे हम लोगों के बड़े अच्छे गुजरने वाले हैं। लेकिन अभी चूँकि 9 बज चुके हैं, 9:05 हो चुका है वक्त, तो अभी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हमेशा की तरह आज भी एक ऐसी ही एडवाइस आपके साथ शेयर करनी है या कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करनी है जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से होता है। कि हर इंसान ना, मुझे लगता है कि एक वक्त में 2 किस्म की कायनात में अपनी ज़िंदगी जीता है। एक उसके बाहर की होती है और दूसरा उसके अंदर की कायनात होती है। इसीलिए हमें दोनों किस्म की ज़िंदगियों का, उनकी अरेंजमेंट्स का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बाहर की ज़िंदगी के हालात कैसे ही क्यों ना हो, अगर आपकी इनर लाइफ में पीस नहीं है, सुकून नहीं है ना, तो आप खुश नहीं रह सकते हैं, ना कि आपकी फिर ज़िंदगी जो है वो इत्मीनान में गुजरेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनर पीस हासिल कैसे किया जा सकता है, या कह लें कि कल्बी सुकून कैसे हासिल किया जा सकता है, और ये एक्चुअली में होता क्या है। हमारे दिमाग में ना हर वक्त सोचों का एक अंबार लगा रहता है। हम लोग हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, हमारा दिमाग हर वक्त चल रहा होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि सोते वक्त भी उनका दिमाग चल रहा होता है, और जो ज़रा सी परेशानी में ना तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ऐसे लोग जिनकी शख्सियत में मिजाज के मसाइल होते हैं, दरअसल उनकी सोचों में ठहराव मौजूद नहीं होता है। अमूमन उनकी कह लें कि काउंसलिंग सिर्फ उसी चीज़ पर फोकस करके की जा सकती है कि वो इंटरनल स्टेबिलिटी का लेवल कैसे अचीव करें, जहाँ एक शख्स की सोचों में ठहराव आ जाए। इसलिए जो हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं ना, वो भी योगा पे, मेडिटेशन करने को एक बेहतरीन हल बताते हैं। और अगर इसके ज़रिए भी आप ये चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा इस सोशल मीडिया से, अपनी इस सोशल लाइफ से भी मुकम्मल इज्तनाब करने की नसीहत की जाती है। अब हमें ये बताया जाता है कि जनाब हमने किस तरह ये चीज़ें अचीव करनी है। थोड़ा बहुत, जिस तरह मैंने आपसे बात की, आप काउंसलिंग कर सकते हैं, आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, किसी एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं जो आपकी बात सुने, जो उसको एनालाइज करे, जो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सके कि आप कहाँ पर गलत सोच रहे हैं और कहाँ पर आपको मज़ीद बेहतरी करने की ज़रूरत है, अपनी सोचों को बेहतर करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारी सोचें ज़्यादातर नेगेटिविटी की तरफ जाती हैं। जहाँ 50% अच्छा हुआ होता है, वहाँ 50% अगर बुरा होता है, तो हमारा सबसे पहले ध्यान जो है ना, वो सबसे पहले नेगेटिव चीज़ों की तरफ ही जाता है। तो जब वो बार बार नेगेटिव चीज़ें पॉप अप होती हैं हमारे दिमाग के अंदर, हमारी सोचों के अंदर, तो हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं, हम परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। और कोई भी चीज़ जब हमारे सामने ऐसी होती है, तो फ़ौरन से जो हमारा बैकलॉग होता है हमारे दिमाग के अंदर, सोचों का एक अंबार लगा होता है, वो भी एक्टिव हो जाता है और वो सोचें कनेक्ट करना शुरू हो जाती हैं एक दूसरे के साथ। तो वो फिर हमारी शख्सियत को भी बिगाड़ती हैं। हमें कल्बी सुकून भी नहीं मिलता, हमें ज़हनी सुकून भी नहीं मिलता, हमारी पूरी रूटीन ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आप लोगों ने अपनी सोचों के ऊपर एक पहरा देना है। हमारा दिमाग ना, इसको हमें चलाना चाहिए, ना कि दिमाग के मुताबिक हमने चलना है।
एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि आपकी सोचें आपके हाथ में होनी चाहिए, आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, ना कि आप अपनी सोचों के कंट्रोल में होने चाहिए। तो इसलिए ये भी एक कह लें कि थेरेपी के तौर पर काम करती है। आप योगा के थ्रू, आप मेडिटेशन के थ्रू, आप एक्सरसाइज के थ्रू आप बहुत अच्छे तरीके से जनाब अपनी इनर सेल्फ को, इनर सेटिस्फेक्शन को अचीव कर सकते हैं। योगा इसमें बहुत बेहतरीन एक किरदार अदा करता है, बहुत वाइटल रोल प्ले करता है योगा, अगर आप लोग रोज़ाना करते हैं। हम लोग भी आपको इसके ऊपर अपने सेगमेंट्स में बता रहे होते हैं कि किस किस चीज़ के लिए आपको किस तरह योगा करना चाहिए, क्योंकि योगा जो है ना वो आपको अलाइन करता है मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड फिज़िकली। ये 4 फैक्टर्स है। अगर आप इन चारों में अलाइन हो जाते हैं ना, तो समझ लें कि आपकी ज़िंदगी एक बड़े ही अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से चल सकती है। फिर आप अपनी सोचों के ऊपर भी कह लें कि पहरा लगा सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों में अलाइन होते हैं तो योगा बहुत ही बेहतरीन एक कह लें कि फैक्टर है, एक बेहतरीन रेमेडी अगर आप करते हैं। मेडिटेशन भी बहुत अच्छी है। सुबह सवेरे उठ के आप मेडिटेशन करें, आप अपने छत पर रह के मैट बिछा के आप योगा नहीं कर सकते तो आप सुकून से बैठ के, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा कि किस तरह आपने मेडिटेशन करनी है। आप सिर्फ आंखें बंद करें और सोचें कि आप किसी वादी में बैठे हुए हैं, आपके इर्द गिर्द जो है ना वो हवाएं चल रही हैं, पानी का बहाव है और जो परिंदे हैं वो चहचहा रहे हैं, और उस मंज़र का नज़ारा लें, उस मंज़र को जिएं, उस नज़ारे को जिए, तो आपकी ऑटोमेटिकली जो सोचें हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं और आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। और ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, इसको अपनी ज़िंदगी में लाजिम व मलजूम बनाना है आप लोगों ने। ये डेली का काम होता है और डेली कंसिस्टेंसी के साथ जब आप ये लोग करते हैं, वो चाहे एक्सरसाइज हो जाए, योगा हो जाए, मेडिटेशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब उसको आप कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं ना तो फिर उनका फ़ायदा भी होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि एक दिन किया, एक दिन छोड़ दिया, फिर 2 दिन किया, फिर 1 हफ्ता छोड़ दिया, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। उससे जो आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स होते हैं ना वो नहीं मिल पाते हैं और फिर आप कहते हैं कि इनका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। इनका फ़ायदा होता है, लेकिन इनके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंट लेवल अपना जो है ना वो बढ़ाना होता है। तो क्योंकि आज जैसे कि मैंने पहले भी बात की है कि आज सैटरडे है और आज वीकेंड का शो है, तो हम लोग लाइटर नोट पर ही आज भी अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। तो ये आज का मेरा पैगाम था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, कुछ पाकिस्तानी टैलेंट्स के हवाले से बात कर लेते हैं। तो जनाब, पंजाब यूनिवर्सिटी के बासलाहियत स्टूडेंट्स का एक शॉर्ट फिल्म बनाकर बड़ा काम हमारे सामने आया है। 300 साल पुरानी कहानी पर मबनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है गोइटे का खलील। और इसको बनाने में जो स्टूडेंट्स हैं और ख़ास तौर पर जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत ही मेहनत की है और इस फिल्म को बैनुल-अक़वामी फ़िल्म मेले में भी पेश करने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो पुरअज़्म हमें दिखाई देते हैं। और गोइटे का जो खलील है, जो इसका टाइटल है, ये हासिल और ला हासिल की तलाश पर मबनी एक फ़िल्म बनाई गई है और ज़िंदगी के फ़लसफ़े का अहाता भी करती है। तो इसमें जो मेन कास्ट है, जिन लोगों ने एक्टिंग की है, वो इस वक्त इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। यंग टैलेंट है और उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। कुछ इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में भी बात करेंगे, कब बनाई गई, कैसे बनाई गई, क्या क्या हर्डल्स इन्हें उसका सामना करना पड़ा, तो उस पर भी पूरी जर्नी के बारे में बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ अली एजाज़ मौजूद हैं और आयज़ा मौजूद हैं। तो अली, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में और आयज़ा आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली, सबसे पहले आप ही से बात करूँगी। तो मुझे अली ये बताएं कि आपका ये यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था, कब से इसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे आप लोग? इसको तकरीबन 2 माह तो इसको लगे थे वर्किंग करते हुए, स्क्रिप्ट लिखते हुए। अच्छा। फिर बाद में जब सर ने अलग-अलग टीम्स बना दी कि कास्टिंग की टीम अलग होगी और ऑडिशन हुए। मैं तो इसमें के लिए नहीं था क्योंकि मैंने कहा मैं साइड रोल के लिए ना। अच्छा, मतलब आप विलिंग नहीं थे कि आप मेन रोल करोगे? ठीक है। जो कास्टिंग टीम थी उसने कहा था कि हमें एक बड़ा लड़का चाहिए जो प्रोफेसर लगता हो। मैंने कहा मैं फिजिकली कहाँ लगता हूँ। तो जब मैं ऑडिशन के लिए जा रहा था तो सर ने कहा कि आप मेन रोल के लिए, सर अहमद मान ने कहा कि आप मेन रोल के लिए ऑडिशन दें। जब मैंने ऑडिशन दिया तो कास्टिंग टीम को बड़ा पसंद आया। उन्होंने कहा इसकी एक्टिंग अच्छी है, तो फिर ऐसी मुझे मेरी ये रोल मिल गया। ये बहुत मुश्किल था क्योंकि इसके लंबे लंबे डायलॉग्स थे और बहुत मुश्किल वर्डिंग यूज़ हुई थी। और सबसे बड़ी बात इसमें स्मोकिंग थी। अच्छा।
तो आप जो नहीं वो करते प्रोफेसर होता है ना, वो स्मोकिंग मैं नहीं करता बिल्कुल, मैंने कभी शौकिया तौर पे भी नहीं की। अच्छा। दोस्तों ने भी कहा, मैंने कभी कभी नहीं की, तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी। मैं हार्ट अटैक के बाद वॉमिटिंग कर रहा था और रिकवर होकर वापस आता था उसी सिचुएशन में कि मैं इसको अच्छे तरीके से कर सकूं, सर को मैं दिखा सकूं कि मैं कुछ हूं। तो इसकी शूट कितनी देर चली है? हमारा तकरीबन 4 दिन इसका शूट हुआ था। ओके। और कितनी ड्यूरेशन कितनी है इस मूवी की? 25 मिनट्स है इसकी। 25 मिनट्स है, मतलब हाफ एन आवर तक ये मूवी है। ठीक है, तो आयज़ा आपका इसमें क्या रोल था, कितनी डिफ़िकल्टीज़ हुई, एक्टिंग का शौक था जो इसमें इजीली कर ली? एक्टिंग का शौक तो मुझे था ही, बट मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ। अच्छा, वाह जी वाह। और सर ने ही मुझे कहा था कि आप ज़रूर ऑडिशन दें, क्योंकि मैं लास्ट सेमेस्टर में भी एक मैंने फ़िल्म की थी और उसमें भी बाय चांस ही एक्टिंग अच्छी हो गई थी, सबने पसंद की, तो सब चाहते थे कि मैं भी ऑडिशन दूँ। फिर सर के कहने पे, क्लास के कहने पे मैंने भी ऑडिशन दे दिया। फिर मुझे भी इन्होंने रख लिया एज एक्टर, मेन लीड में। ओके। ज़ारा का कैरेक्टर था जो कि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज है और ज़ारा की बिल्कुल ही चेंज है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट आपको कैरेक्टर मिला आपकी पर्सनालिटी से। और करैक्टर ऐसा है कि मैं इसकी आदतें अपने अंदर ला रही हूँ। जैसे कि कहा कि ये स्मोकिंग करता है, तो बाज़ टाइम मुझे भी इसको देख के इसके जैसा बनना पड़ा। अच्छा, मतलब ज़ारा को बनना पड़ा। बिल्कुल, ज़ारा को उस बनना पड़ा, कैरेक्टर को बनना पड़ा। बिल्कुल। और जो ड्रेसिंग थी ज़ारा की वो बिल्कुल ही चेंज थी। मैं ईस्टर्न ड्रेस पहनती हूँ, वो ज़्यादा वेस्टर्न ड्रेस पहनती थी, हाफ स्लीव्स पहनती है और फुल मॉडल टाइप है, हाई क्लास की लड़की है। ओके। मज़ा बहुत आया इसको करने में। मेरा तो शूट 2 दिन में ख़त्म हो गया था। अच्छा, ठीक है। और 2 दिन में इनके साथ काम किया, बाकी क्रू के साथ, डायरेक्टर के साथ। सर अहमद हमाद हैं जिन्होंने इतनी हिम्मत दी मुझे। मैंने तो कह दिया था मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं नहीं कर सकती। अच्छा, ठीक है। पर सर ने कहा नहीं, आप कर सकती हैं, आप करें। तो मैंने फिर अपना बेस्ट दिया। नहीं तो मुश्किल किस चीज़ में ज़्यादा मुश्किल, डिलीवरिंग में या किस चीज़ में ज़्यादा मुश्किल पेश आई आपको करने में? मुश्किल मुझे भी कुछ स्मोकिंग के सीन्स में आई थी, बहुत ज़्यादा नहीं थे लेकिन सीन्स, बट जाहिर है मैंने तो कभी दूर दूर तक मेरा इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं था, बट मुझे वो करना पड़ा और मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको निभाया है। और मैं चाहती हूँ कि ये अच्छे लेवल पे जाए, सब इसको देखें, पसंद करें। और आपके शो के ज़रिए मैं एक ये बात पहुँचाना चाहती हूँ लोगों को कि लोग अक्सर क्या करते हैं कि करैक्टर और पर्सनल लाइफ इसको मिक्स कर देते हैं। हाँ। लोग कहते हैं कि करैक्टर जो नज़र आ रहा है शायद वो रियल में भी वो है, बट हम एज अ करैक्टर, मैं इतनी बड़ी कोई एक्टर नहीं हूँ, बट जो मैंने देखा है कि जब हम एक करैक्टर में होते हैं हम वो करके एक चीज़ ख़त्म कर देते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, वो करैक्टर होता है, वो फिल्म का, वो ड्रामा का, वो किसी भी चीज़ का एक करैक्टर होता है, बट लोग उसे अपने माइंड में लेके बैठ जाते हैं कि ये ऐसा ही है। तो मैं चाहती हूँ अगर आगे भी लोग हमें टीवी पे देखें तो इसी नज़रिए से देखें कि ये एक करैक्टर है जो कि बहुत खूबसूरती से निभाया गया। अगर वो आपको अच्छा लग रहा है तो वो यही चीज़ है कि उस बंदे ने अपनी मेहनत की। और दूसरा ये कि जो गोइटे है उसके वो एक जर्मन कह लेंगे एक राइटर था और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल राइटर था, जर्मन लैंग्वेज में वो लिखता था, तो उसके ऊपर एक फ़लसफ़े के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना, फिल्म बनाना, उसके ऊपर एक्ट करना बहुत मुश्किल है। एक आम फिल्म से ज़्यादा मुश्किल होता है किसी की पोइट्री के ऊपर या किसी के फ़लसफ़े के ऊपर आप अगर एक्ट कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने इन बच्चों को यहाँ बुलाया ताकि उनको हम हौसला दे सके, उन्हें अप्रिशिएट कर सके कि बड़ा अच्छा काम किया है। तो ये मुझे बताइए टोटल इसमें कौन कौन लोग थे, या पूरी क्लास इसमें मौजूद थी या अलग अलग सबके ग्रुप्स बनाए गए थे, कैसे इसको रेडी किया गया था? सर ने ऐसे किया था कि सबको डिवाइड कर दिया था। अच्छा। कि जो लाइट टीम है वो अलहदा हो जाएगी, कास्टिंग की अलहदा हो जाएगी, डायरेक्टर अलहदा हो जाएगा, एडिटर अलहदा हो जाएंगे। यानी कि सर ने पूरी प्रोडक्शन हमें एक क्लास के अंदर ही बढ़ा दी। मतलब एक ही क्लास ने एक ही डॉक्यूमेंट्री के अंदर डिफरेंट जो है ना अपने रोल प्ले किए हैं। ठीक है। तो वो सर का ये मकसद था कि ये सब कुछ यहीं से सीख जाएं, और वो वाकई ऐसा हुआ कि हमने बहुत कुछ सीखा और हमें आगे फिल्म इंडस्ट्री में ये बड़ा काम आएगा। मेरे तो खास तौर पे आएगा क्योंकि मुझे तो पैशन है इस चीज़ का। अच्छा, आपका एक्टिंग का है आगे कि आपने परसू करनी है एक्टिंग? जी, मेरा यही है। मैंने थिएटर भी किया लेकिन वो कुछ अरसे के लिए किया था, उसके बाद मैं स्क्रीन पे सर अहमद हमाद के साथ 2-3 प्रोजेक्ट कर लिए हैं। अच्छा, ठीक है। और तो अहमद हमाद साहब के साथ किस तरह का, मतलब वो स्ट्रिक्टनेस है, थोड़ी स्ट्रिक्ट
करते हैं, स्ट्रिक्टनेस करते हैं कि आप लोगों ने ये ऐसे करना था, इससे बेहतर कर सकते हो, या कैसे उन्होंने आप लोगों को हैंडल किया या क्या किया? नहीं सर, ये तो टीचर्स की जिम्मेदारी होती है समझाना, लेकिन वो डांटते नहीं है। अच्छा। वो डांटते भी ऐसे जैसे प्यार कर रहे हैं। तो हम तो, मैं तो उनकी पर्सनैलिटी से बहुत मुतासिर हूँ, बहुत ही ज़्यादा। ये इसलिए मैं पूछ रही हूँ बिकॉज हम तीनों ना उनके स्टूडेंट हैं, मैं भी उनकी स्टूडेंट हूँ, ये अब बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं इनसे पूछ रही हूँ कि किस तरह वो काम कराते हैं इनसे। अभी लास्ट टाइम मैंने उनको एक जुमला कहा, मैंने कहा आप मिट्टी से बना के हीरे तराशते हैं, फिर उनको अपनी चमक देते हैं, और फिर वो दुनिया में जाके और ये भी कोई ही करता है, कोई उस्ताद ऐसा होता है कि जनाब वो आपको तराशे और आपको आपका मकाम दे, ये भी कोई लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों की हमें कदर करनी चाहिए। थैंक यू सो मच आयज़ा आपका कि आप भी यहाँ पर आई, और अली आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर, आप आगे बढ़ते जाइए और इसी तरह अच्छा काम करिए। मेन लीड से तो हमने आपकी मुलाकात करा दी है, लेकिन अब हम आपकी मुलाकात कराएंगे गोइटे के खलील के डायरेक्टर से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस शख्सियत से जिसके बदौलत ये सारी फिल्म जो है वो मुकम्मल हुई है, जिन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा, जिसने आइडिया दिया, जिन्होंने स्क्रिप्ट राइट किया, जिन्होंने हर चीज़ को ना अपने अंदर समा लिया है, और उन्हीं के थ्रू ये सारी चीज़ें जो ना कह लें कि शाखें निकल के सामने आई हैं। तो अहमद हमाद साहब, प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इसके साथ जाजिब उमर जो कि डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। जाजिब, वेलकम टू जागो लाहौर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो अहमद साहब आप ही से बात करना चाहूँगी, कैसे आइडिया आया कि गोइटे का खलील आपने बनानी है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है? अच्छा, नाम का कैसे आपने ये सोचा कि गोइटे का खलील है, क्या है इसके पीछे का? आपको याद होगा मुनीबा कि हमने इसी प्रोग्राम में एक दफ़ा जिक्र किया कि हम गोइटे का फलां नावल जो है ना, द सोरोज ऑफ यंग वर्थर, उसको मैं आजकल मुताला कर रहा हूँ। मैंने उसको पढ़ा और उसके बाद आप ही के प्रोग्राम में हमने इस पे तबसरा पेश किया, और फिर इधर यहीं पे स्टूडियो में बैठ के मैंने कहा कि मेरा जहन है कि हम इसकी एक शॉर्ट फिल्म बनाएंगे। तो उस वक्त ये तय हो गया कि हम शॉर्ट फिल्म बनाएंगे। ये बहुत मुश्किल काम था, 150 सफ़े का नावल, पौने 300 साल पुराना, फिर खतूत की शक्ल में लिखा हुआ, उस सारे को स्क्रीन प्ले में ढालना और उसके बाद फिर कास्टिंग करना और ये वो। तो इसके लिए भी मैंने एक राइटर्स पैनल मुंतखब किया पहले। वो स्टूडेंट्स क्लास में से जो कि लिखना जानते हैं, तो ज़हीर अब्बास था, मुआज़ था, और साथ वो थी ज़ुहा भट्ट, वो थी, और मिस मलिक थी। तो ये 4-5 स्टूडेंट्स थे, इन्होंने मिलके स्क्रीन प्ले मुझे दिखाते रहे, लाइन सतर ब सतर, फिर डायलॉग्स दिखाते रहे। इस तरह फिर हमने ना पहला ये मरला, जो आपने सही फरमाया कि मुश्किल तरीन मरला तो यही है कि इतने बड़े नावल को पहले स्क्रीन प्ले में ढाला जाए। तो वो मैंने इसको ऑफिशियली मॉनिटर किया सारा, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने के अरसे में ये मुकम्मल हो गई। और अब तो शहजाद रफ़ीक साहब जो लेजेंडरी फिल्म मेकर हैं हमारे, वो तशरीफ़ लाए हमारी स्क्रीनिंग पे, और वो मुझे कह रहे थे कि यार आप लोग तो बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं यूनिवर्सिटी से। तो यकीन नहीं आ रहा था उनको। मैंने कहा कि बिल्कुल, हम महदूद से वसाइल के बावजूद बड़ा अच्छा काम करवा रहे हैं। और ये फिल्म पाकिस्तानी मीडिया पे, मतलब दिस फिल्म हैज़ टेकन टू द स्टॉर्म, कहना चाहिए कि ऐसा आया है। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे इसकी रिपोर्ट्स चल रही, बड़ा खुशी होती है, बड़ा अच्छा फीडबैक मिल रहा है लोगों की तरफ से इसका। अच्छा जाजिब, आप डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, तो क्या सोचा था आपने अपने माइंड में, किस तरह इसका एक स्क्रीन प्ले तैयार किया हुआ था और उसको फिर एग्जीक्यूट किया? अच्छा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और हमें ये मौका दिया कि इस सारी फिल्म को हम शोकेस कर सकें। जहाँ तक रही आपके सवाल की बात, तो यकीनन मुश्किल था इसको शोकेस करना भी। उसके लिए बार बार मुझे वो नावल को पढ़ना पड़ा, फिर उसकी जो एडॉप्टेशन थी, जो कि एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया था, उसको पढ़ना पड़ा। अच्छा। कि वो जो नावल की एक जो रूह है ना, वो ख़त्म ना हो। बिल्कुल ट्रू। और उसमें मैं सर अहमद हमाद साहब का भी बड़ा मशकूर हूँ कि इन्होंने भरपूर साथ दिया मेरा, और मुझे जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी गाइड करते रहे। और जैसे कि सर ने जिक्र किया कि ये नावल जो है ये खतूत की सूरत में है, जी जी, मुख्तलिफ खतूत हैं, और वो छोटे छोटे खतूत और उन छोटी छोटी हैपनिंग्स को 25 मिनट के टाइम स्पेन के अंदर दिखाना बड़ा मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल था। बाकी जो दीगर मुश्किलात होती हैं, जैसे कि एक्टर्स की या बाकी, उनसे तो नहीं इतना वास्ता पड़ा। उसकी रीज़न ये है कि सर ने ही हमसे एक ड्रामा, स्टेज ड्रामा एक उसमें एक्ट करवाया था। उसमें मैं एक्ट कर रहा था, और अली एजाज जो है ये को एक्टर थे मेरे साथ। तो वहाँ फिर एक ऐसी बॉन्डिंग बन गई कि जिसके बाद जो है हमारे लिए ये काम करना जो है आसान हो गया, क्योंकि हमारी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। और उसके अलावा जो हमारे क्रू में ख़ास तौर पे एडिटर्स और कैमरा वर्क जिन्होंने किया, लाइट्स पे कैमरा वर्क पे तहसीन थे, और एडिट भी बाद में उन्होंने किया, और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया।
तो मतलब अच्छा रहा सारा, जैसे वो अली इजाज बताए थे कि पूरी क्लास को ही आपने इसमें लगा दिया एक था प्रोजेक्ट, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट में मेरा ख्याल ये था कि इनको इंडस्ट्री में काम करने का एक आप समझ लें मॉक एक्सपीरियंस जो है ना वो इनको और मिले। आपने फिर ये किया ना कि जिसका जोन सा इंटरेस्ट है उसको उसी में डाल दिया। बिल्कुल, बाकायदा इंटरव्यूज किए, मैंने ऑडिशंस लिए एक्टिंग के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी पूछा कि आपकी किस में जो पोस्टर बनाने वाला है, मैंने उसे कहा कि ठीक है आप ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी करते होंगे, मुझे सिनेमैटिक पोस्टर चाहिए, मुझे आम पोस्टर नहीं चाहिए। और जो ट्रेलर बनाने वाले हैं उनको मैंने बाकायदा हिदायत दी, फ़ोन करके भी, वॉइस नोट भेज के भी, कि मुझे सिनेमैटिक ट्रेलर चाहिए, देखने वाला ये समझे कि ये कोई प्रोफेशनल आदमी है जिसने सिनेमा के लिए फिल्म बनाई है। तो जो जिसकी सलाहियत थी उसके साथ बैठ के डायलॉग किया और उसके बाद उसके मुताबिक उसका काम उसी को वही दिया। लेकिन अहमद साहब मुझे बताइए कि जितने भी बच्चे थे, खासतौर पर जो एक्टर थे, क्या उन्हें आपने बोला पहले कि गोइटे के बारे में पढ़े, उसकी जो आपने जिसका नॉवल था उसको पढ़ो, जैसे जाज़िब ने कहा कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं उसको पढ़ा था, फिर जाके उसकी रूह का जो आप मिलाप होता है वो कर पाते हैं, उसको अल्फाजों में या बाकी एक्टिंग में, इमोशन में उसको ढाल पाते हैं। तो क्या आप उनको बोला था आपने स्ट्रिक्टली कि आपने पढ़ना है गोइटे को? मैंने न सिर्फ ये कि ये वाला जो द सोरोज ऑफ यंग वर्थर इसके बारे में बात की, बल्कि क्राइम एंड पनिशमेंट के बारे में भी बात की, लिख के दिया कि आप लोगों ने ये पढ़ के आना है। सही। तो स्टूडेंट्स को मैं ये कहता था कि अच्छी फिल्म उस वक्त बनेगी जब पीछे बड़ा अदब लगा होगा। 200, 250, 300 साल या 100 साल पुराना कोई भी नॉवल पकड़ें, उसको सेट करें 2023 में। उस वक्त तो मोबाइल फोन या सेल फोन नहीं थे, लेकिन आज का कैरेक्टर ये बाकायदा वॉइस नोट कर रहा हो, वीडियोस भेज रहा हो और आज के ज़माने आज की कारों में सफ़र कर रहा हो, तो ये एक मुश्किल काम था कि पुराने ज़माने की जो बिग विग्स होती हैं उनको छोड़ें, आज का हेयर कट बनाएं और पता चले कि आपका ये जो कैरेक्टर है ये मेरी तरह का जीता जागता आज के अहद का कंटेम्प्रेरी एक्टर है और कंटेम्प्रेरी कैरेक्टर है। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम था और मैंने बाकायदा बच्चों को ना सिर्फ ये कि कहता था कि पढ़ के आए, बल्कि उसका क्रक्स क्लास में खड़े होकर बता देता था। अच्छा, ठीक कि है। ये कहानी इसके मुतालिक है और सिर्फ आज की कहानी नहीं बल्कि 3-3 हज़ार साल पुरानी, 2,500 साल पुरानी कहानियां जो हैं वो सोफोक्लेस का जो एडिपस रेक्स वो भी खड़े होकर सुनाई। तो मैंने कहा कि किसी वक्त अचानक ही आपको ये मेरी तरफ से एक हुक्म सा आएगा कि आप इस पे थिएटर करें या इस पे शॉर्ट फिल्म बनाएं, तो उसको सेट आपने 2023 में करना है या 24 में आइंदा इस तरह करना है। तो इस तरह हमने इस पे काम किया। क्या बात है। तो पहले भी मैंने ये बात की है, जैसे अली जैसे यहाँ पर मौजूद, उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें तराशा है और हमें एक हीरा बनाया और हमें हमारा मुकाम दिया। तो इस तरह के जो टीचर्स होते हैं ना बहुत कम होते हैं और आप उनमें से एक टीचर है। तो जाते जाते क्या जाज़िब क्या जो है ना कमेंट करना चाहेंगे लास्टली? इसके बारे में तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि इस चीज़ को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये जितना आसान काम लगता है उतना है नहीं है। किसी भी स्टोरी को एक छोटे टाइम स्पैन के अंदर उसको बताना अपने व्यूवर्स को, ये एक बहुत मुश्किल काम है और इसके लिए हमें जो व्यूवर्स हैं उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सर मैं अगेन इनको थैंक यू बोलूँगा कि इन्होंने डिफरेंट जगहों पे, जैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और उनकी सोसाइटीज़ के साथ कोलैबोरेशन करवा के सर ने इसकी स्क्रीनिंग अरेंज की है। उसके अलावा इंशाल्लाह इसको हम मुख्तलिफ कंपटीशंस में भी, इंटरनेशनली और नेशनल जो कंपटीशंस हैं उनको वहाँ पे भी भेजेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह सिनेमा के अंदर भी इसको रिलीज किया जाएगा। क्या बात है, मतलब बिग पिक्चर पे हम इसको देख सकते हैं। जी बिल्कुल। मैं बस ये आखिर पे ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि जो जब से फिल्म डिपार्टमेंट बना है पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ 2-2.5 साल से, तो हमारी HOD हैं लुबना ज़हीर, वो बहुत ज़्यादा इसके बारे में कीन है कि बेहतरीन जो क्वालिटी का काम है वो यहाँ से होना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज़ ही बुनियादी तरबियत गाह होती हैं। तो उन्होंने मुझे ये असाइन किया कि आपने ये सब्जेक्ट भी पढ़ाना है और ये सोसाइटी भी आपने चलानी है, जो फिल्म सोसाइटी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे काम से खुश हैं और आपके सामने आज कि वो विजुअल्स हैं और ट्रेलर है और हम देख रहे हैं और फिल्म देख रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया सर आपका भी यहाँ पर आने का और जाज़िब आपका भी यहाँ पर आने का, और दूसरा आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, कि आप लोग इसी तरह शाइन ब्राइट करते रहें और सर जैसे टीचर्स आपको और मिलते जाए और हमें मिलते जाए। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लूँगी, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हो सकता है कि आप लोगों ने कभी ना कभी गूगल किया हो कि आप हर वक्त उदास क्यों रहते हैं, मायूस या फिर गुस्से का शिकार क्यों रहते हैं, या ये कि आपको जो नींद है वो कम या फिर बहुत ज़्यादा क्यों आ रही होती है, या आपके खाने पीने के जो मामूल में बड़ी तब्दीली क्यों आ चुकी है, आपको मुस्तकिल परेशानी या खौफ क्यों रहता है, या आपको जीने से नफ़रत क्यों होती जा रही है। जवाब में ना एक लामुतनाही फहरिस्त खुलती है जिसे देखने के बाद आप
सोचेंगे कि शायद आप पाकिस्तान के उस 20% आबादी का हिस्सा हैं जो डिप्रेशन या फिर किसी जहनी मर्ज़ का शिकार है। और अगर आप नौजवान हैं तो हो सकता है कि आप उस 36% नौजवान तबके का हिस्सा हों जो डिप्रेशन या किसी और जहनी मर्ज़ के साथ खामोशी से लड़ा है। इसीलिए कहा जाता है कि दवा गूगल ना करें बल्कि मुस्तनिद साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं। और आज हम इसी मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करेंगे कि आपने सिर्फ गूगल डॉक्टर से नहीं पूछना है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, या उससे नहीं पूछना है कि आपको कौन सी मेडिकेशंस के ऊपर जाना चाहिए, बल्कि आपको किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत होती है जिसके पास जाकर आप अपनी प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकते हैं। और बाकायदा तौर पर अब ये एक फ़ील्ड बन चुकी है, एक साइंस के हवाले से फ़ील्ड बन चुकी है जो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं कि आप अच्छे तरीके से किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आज इसी मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करेंगे। इन स्टूडियोज़ में इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आयशा नवीद मौजूद हैं जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं। डॉक्टर आयशा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू। अच्छा, दूसरा, अब आप लोग ये कह रहे होंगे कि साइकियाट्रिस्ट भी हैं और साइकोलॉजिस्ट भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो दवाइयों के थ्रू आपका इलाज करते हैं और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो काउंसलिंग के थ्रू आपका इलाज करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में। डॉक्टर आयशा, सही बोला है मैंने? जी, मतलब जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो ज़्यादा उनका होता है कि दवाइयों के थ्रू आपका ट्रीटमेंट किया जाए। राइट। आई थिंक आई वुड लाइक टू ऐड कि साइकियाट्रिस्ट जो होता है वो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होता है। ओके, जैसे बाकी डॉक्टर्स होते हैं। हाँ, ठीक है। और फिर वो स्पेशलाइज करते हैं इसमें मेंटल हेल्थ में। ओके। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन नहीं होते। सो उनका बिल्कुल जिसमें बैचलर्स करके फिर मास्टर्स एंड पीएचडी करके, दैट्स व्हाई दे गेट द नेम डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ देम। और वो प्रिस्क्राइब भी नहीं कर सकते मेडिकेशन। वो मेडिकेशन, हाँ, वो प्रिस्क्राइब भी नहीं कर सकते, तो वैसे काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह मैंने बात की है कि अब के दौर में हर कोई डिप्रेशन का शिकार, किसी न किसी मेंटल इलनेस का शिकार होता है। डॉक्टर आयशा, तो क्या कहेंगी उनके लिए कि वो कैसे इससे कोप अप, इस सिचुएशन से कैसे कोप अप कर सके? ये तो काफ़ी लंबा टॉपिक है, प्रॉब्ली आज हमारे पास उसके लिए उतना टाइम ना हो, लेकिन आई थिंक जो इम्पोर्टेंट है और हम उसको समराइज़ करें तो पहले तो ये अंडरस्टैंड करना कि ये क्यों हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ अक्सर लोगों का ख्याल है कि सिर्फ हमारे मुल्क में हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये पूरे प्लानट पे हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। और जैसे आपने शुरू में मेंशन किया कि हमारे जो यंग लोग हैं, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन, जो प्रॉब्ली 60% ऑफ द पॉपुलेशन है, उस पर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस नहीं है। दूसरा ये बात कि अगर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है तो उसका इससे रिलेटेड एक स्टिग्मा है कि लोग किसी को ये तो बता देंगे कि मेरी टांग की हड्डी टूट गई थी, पर ये नहीं बताएंगे कि वो डिप्रेस थे और उनको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ा था। एक तो स्टिग्मा पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तीसरा ये कि रिलायबल सोर्सेज ऑफ ट्रीटमेंट के लोग एथिकली और प्रोफेशनली रिलायबल हों, जहाँ पे पेशेंट्स या लोग जिनको हेल्प की ज़रूरत है वो जा सकें। जब तक ये सब नहीं होगा अप्रोप्रिएट हेल्प लोगों तक नहीं पहुंच सकेगी। डॉक्टर आयशा, गुस्से पर का काबू पाया जा सकता है? क्योंकि गुस्सा भी एक इमोशन है हमारा, क्या उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? आई थिंक इट डिपेंड करता है ये गुस्सा किस कैटेगरी का है। अच्छा। गुस्सा जो है एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है जो हम सब में है। इट्स हार्ड वायर्ड इन आवर ब्रेन्स। सो गुस्सा सबको आता है। आई थिंक इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम उसको मैनेज कैसे करते हैं। अगर ये एक बीमारी की कैटेगरी में आता है, जिसका मतलब ये होगा कि अगर इस हमारे रवैये की वजह से हमारी ज़िंदगी में, हमारी ज़ाती ज़िंदगी में, हमारे काम पे या हमारे खाने पीने, हमारी नींद पे अगर फ़र्क पड़ रहा है तो इसका मतलब है ये कुछ हद तक बीमारी के ज़ुमरे में चला जाएगा। अच्छा। और इलाज जो है उसका कोई एक फिक्स्ड ब्रॉक्स क्राइटेरिया नहीं है। उसके प्रोटोकॉल्स हैं। सो स्टेप 1 इज़ ऑलवेज़ कि हमने ये देखना कि गुस्सा क्या है और क्यों है और किस कैटेगरी में फॉल करेगा। और अगर इलनेस की कैटेगरी में आ रहा है तो उसके लिए भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं। जैसे आपने कहा कि मेडिकेशन चाहिए होगी कुछ लोगों को बातों वाला इलाज जिसको काउंसलिंग कहते हैं, और कुछ लोगों को कॉम्बिनेशन चाहिए होगा दोनों का। और जिसका मतलब है कि दवाइयाँ और बातों वाला इलाज दोनों। और
एक और भी कैटेगरी है कि जिसमें हो सकता है कि उनको कुछ भी ना चाहिए हो। ज़रूरी नहीं है कि साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का मतलब ये है कि हमारे पे एक लेबल लग जाएगा और हम दवाई लिखवा के ही वापस आएंगे और जो हमें खानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपको कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना हो, वो सिर्फ एक वक्ती फेज़ हो जो बात करने से किसी से मसला हल हो जाए। लेकिन डॉक्टर आयशा, फिर आप उस कंडीशन को क्या कहेंगे? जैसे अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, हर सिचुएशन में गुस्सा करता है, और वो गुस्सा एट द एंड मारकुटाई पे, चीखने चिल्लाने पर, गालियों पर, अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करने पर निकलता है, लड़ाई झगड़े पर निकलता है, और बहुत से ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि फिर तशद्दुद भी किया जाता है जो पर्सन आपके साथ उस वक्त मौजूद होता है। उस कंडीशन को आप किस तरह एड्रेस करेंगे, और वो कौन सी वर्स्ट कंडीशन या वर्स्ट इलनेस में आपका चला जाता है? आई थिंक कि जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि वो गुस्सा है क्या। अगर वो बीमारी है, अच्छा, फिर तो जाहिर बात है आपने इलाज करवाना है मरीज का। कैसे पता चलेगा कि अब ये बीमारी, मतलब हम जैसे हमें नॉर्मल थोड़ा कोई ऐसी बात हो जो हमें नागवार गुजरे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो हम समझा के अपने आप को कूल डाउन कर लेते हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा कि अब ये गुस्सा जो है अब ये एक बीमारी की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है? कोई भी अलामत जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो या जिस्मानी हेल्थ से रिलेटेड हो, वो जब, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर वो हमारे ज़ाती ज़िंदगी, अच्छा, हमारे खाने पीने, नींद, हमारे काम करने में, हमारे रिश्तों के दरमियान अगर वो इंटरफेयर कर रही है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको हम गुस्से की या बीमारी की कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें हेल्प चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। तो और हेल्प किसी भी फॉर्म की हो सकती है, किसी भी फॉर्म की हो सकती है, लेकिन वो आपको एक डॉक्टर ही बता सकता है कि आपको वो किस तरह की हेल्प की ज़रूरत है। आपने जो कहा वो ठीक है, लेकिन आई थिंक कि घर के आम लोग भी, उसके लिए भी कोई इंसान को कोई कोर्स नहीं करना। आई थिंक कि घर के जो आम लोग हैं, जैसे आपने एग्जांपल दी है, कपल है जिसमें मियाँ बीवी के दरमियान ऐसे मामलात हो जाते हैं, आइडेंटिफाई तो वो भी कर सकते हैं कि ये कुछ नॉर्मल नहीं है, ये कुछ ठीक नहीं है और इससे हमारी ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो वो भी किसी भी डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे केसेस या बहुत से ऐसे कपल्स शायद आपके पास भी आते हो या आपने भी नोट किया हो, अपने हमारी सोसाइटी में ऐसे हमें देखने को मिलते हैं, सुनने को भी मिलते हैं केसेस कि वो लोग कहते हैं कि अच्छा, एक मर्द अगर गुस्सा कर रहा है तो शायद वो उसकी नेचर है, वो ज़्यादा गुस्सा कर रहा है। औरत के निस्बत अगर मर्द ज़्यादा गुस्सा कर रहा है तो वो उसकी नेचर है और वो गुस्सा अपना निकाल सकता है, अपना गुस्सा बता भी सकता है, किसी भी फॉर्म में बता सकता है, लेकिन औरत नहीं बता सकती है। तो फिर इस सिनेरियो में आप इसको किस तरह बताएंगी, एड्रेस आई थिंक कि कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो है नहीं। गलत चीज़ गलत है, कोई भी करे, चाहे वो मर्द है या चाहे वो औरत है। और ये तो बहुत कल्चरल है कि आदमी एक्सप्रेस कर सकते हैं और औरत नहीं एक्सप्रेस कर सकती। आई थिंक कि जायज़ हदूद में तो कोई भी एक्सप्रेस कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है और हम करते भी हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मर्द को ज़्यादा इजाज़त है। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ में या वैसे भी एक हार्मनी में रहने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि ये एक कोई 2+2 वाली साइंस नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। एक अच्छा घर बनाने के लिए और या एक पीसफुल घर का इन्वायरमेंट बनाने के लिए बर्दाश्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, वी नेवर नो। मैं ये नहीं कह रही कि मैं आदमियों के लिए आई एम नॉट बीइंग डेविल्स एडवोकेट के वो गलत कर सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा दफ़ा देखना पड़ता है कि औरत ने ऐसा क्या किया कि हालात वहाँ तक चले गए। क्या वो अपने आप को पहले रोक सकती थी? सही। उनमें कितनी बर्दाश्त थी? ठीक है। और क्या वो जो भी मसला था वो ज़रूरी था उस वक्त डिस्कस करना कि नहीं करना? तो आई थिंक इसमें हिकमत का अमल दखल भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, दूसरा जो लोग आपके पास आते हैं डॉक्टर आयशा, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट किस तरह का होता है? मतलब वो सिर्फ मेडिकेशंस के थ्रू ही होता है या आप लोग भी उनकी काउंसलिंग करते हैं या बाकी चीज़ें भी होती हैं? राइट, इस पर जैसे हमने पहले बात की थी कि ट्रीटमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स के हैं। स्टेप 1 इज़ ऑलवेज के आपके हमारे पास कोई आया कंप्लेंट लेके, घर वाले लेकर आए हैं या मरीज़ खुद आया है, तो पहले तो ये असेसमेंट करनी है कि है क्या। सो वंस वी आइडेंटिफाई कि मसला क्या है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, ड्रग एडिक्शन है, जो भी है मसला है, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसका ट्रीटमेंट
उस पे डिपेंड करेगा कि वो क्या होगा। कभी दवाइयों से, अच्छा, हो सकता है वो दवाइयाँ मरीज़ को हम प्रिस्क्राइब कर दें और वो घर जाके उसका इलाज कर सकते हैं। हो सकता है कि उसको दाखिल करने की ज़रूरत पड़े। अच्छा। और ये फिर उसके बाद उसको तो वहाँ पे भी दवाइयों से इलाज होता है। और ECT शायद आप लोगों ने सुना हो, जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है जिसमें आर्टिफिशियली झटके देते हैं, वो भी एक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है, लेकिन वो बहुत सिवियर केसेस में है। आम तौर पे अब इस्तेमाल उतना ज़्यादा कॉमनली नहीं होता। और कुछ लोगों को कॉम्बिनेशन चाहिए दवाई और थेरेपी का, और कुछ लोगों को जैसे मैंने पहले कहा था कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, एक रेस्पाइट चाहिए कि आपको एक ब्रेक चाहिए अपनी नॉर्मल रूटीन से, और उसके बाद आप ठीक है। लेकिन आपका असेसमेंट क्या कहती है? लोग ज़्यादातर सिर्फ दवाइयों तक महदूद रहते हैं, सिर्फ काउंसलिंग तक महदूद रहते हैं? नहीं, आई थिंक कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है काम का, हर तरह के लोग हैं, लोगों की प्रेफरेंसेस हैं। अच्छा। लोग दवाई नहीं लेना चाहते। अच्छा। बहुत कॉमन है, क्योंकि लोगों का ये ख्याल है कि वो जो कुछ मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट्स के साथ मिसकंसेप्शंस हैं कि दवाइयाँ लग जाती हैं। वो जो लगने वाली दवाइयाँ हैं वो तो लोग पहले से ही ले रहे होते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे पास इतने ड्रग मॉनिटरिंग के रूल्स हमारे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। उसकी जो सर्विलेंस है, जिसको हम आम ज़बान में बेंजोडाइज़ेपिन्स या वो जो रिलैक्स करने वाली दवाइयाँ हैं, वो तो ओवर द काउंटर लोग लेके वैसे भी खा रहे हैं। वो हैं जो नहीं खाने चाहिए, जिनकी आदत पड़ जाती है। बट जो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन होती है, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एंटी एंग्जाइटी हैं या एंटी साइकोटिक्स हैं, उनकी आदत नहीं पड़ती, लोग लेते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि ये जो हम एंटी डिप्रेसेंट या ये वाली खाते हैं, ये हमें लग जाती हैं। बिल्कुल। इसकी क्या वजह है? कि डोज ज़्यादा लेते हैं इस वजह से लग जाती है, क्या है, या मिसकंसेप्शन, मिथ्स बनी हुई है बस? आई थिंक इसमें देयर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स अगेन। डिपेंड करता है कि पेशेंट को एडवाइस क्या किया गया था। अच्छा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से कि अगर मैंने किसी पेशेंट से कहा है कि आपको दवाई की भी ज़रूरत है और आपको बातों वाले इलाज की भी ज़रूरत है, मरीज़ ने दवाई तो खा ली, बातों वाला इलाज नहीं करवाया, तो उसका आधा ट्रीटमेंट तो ना हुआ। तो ऐसे मरीज़ के लिए दवाई छोड़ना तो बहुत मुश्किल होगा। सो दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स कि लोग एडवाइस को फॉलो नहीं करते और ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं देते कि दवाइयों के साथ बातों वाला इलाज कितना ज़रूरी है, या अगर बातों वाला इलाज कर रहे हैं तो उसके साथ दवाई कितनी ज़रूरी है। दे बोथ गो साइड बाय साइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से लोगों का ट्रीटमेंट जो है लंबा भी होता है। एक तो नेचर ऑफ इलनेस ऐसी होती है, दूसरा ये कि उनके अपने फैक्टर्स होते हैं कि वो फुल ट्रीटमेंट से कंप्लाई नहीं करते। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि नींद का अगर साइकिल आपका ख़राब हो, वो भी लोग बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं, कंप्लेनिंग करते हैं कि हमें नींद अच्छे तरीके से नहीं आती हो, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी रहते हैं, मेंटली भी, फिज़िकली भी, इमोशनली भी। तो उसकी वजह से क्या डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं अगर आपका नींद साइकिल अगर प्रॉपर नहीं है, या आप किसी मेंटल इलनेस का शिकार हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा। मैं तो बल्कि अपने आप को भी और अपने पेशेंट्स को, स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जिनको बीमारियों की माँ कहा जा सकता है। और नींद, रात को ना सोना, सिर्फ नींद नहीं, रात को ना सोना जो है, उससे पूरे जिस्म का निज़ाम जो है इफेक्ट होता है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक इंटरनल क्लॉक होता है। उसका मतलब है कि वो एक हिसाब से चल रही होती है कि किस ऑर्गन ने किस वक्त फंक्शन करना है, कब कौन से केमिकल्स रिलीज होंगे, कब वो बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, कब कम चाहिए। नींद इस पर्पस के लिए बनी हुई है कि एक तो उसने जो थकावट थी दिन की, उसके लिए रेस्ट लेना है, और दूसरा ये थी पर्पस उसका ये होता है कि आपने अगले दिन के लिए रेडी होना है। सो दैट्स वाई जब सुबह सो के उठते हैं तो हम लोग ज़्यादा फ्रेश होते हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, हमारा मूड अच्छा होता है, और फिर जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है हम थकते चले जाते हैं और रात को हम रेस्ट करना चाहते हैं। ये एक नॉर्मल साइकिल है। जो लोग रात को नहीं सोते, उनकी बॉडी ये सब करना छोड़ देती है, जिसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा केमिकल्स जो ब्रेन में सिक्रीट हो रहे हैं, जो बॉडी को बताते हैं अब ये करना है, अब ये करना है, ये करना है, वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। और जिससे फिर बाकी बीमारियां जन्म लेती हैं, ना सिर्फ मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी आपकी जो है ना वो इफ़ेक्ट हो रही होती है। तो डॉक्टर आयशा नवीद हमारे साथ मौजूद थी, साइकेट्रिस्ट हैं। डॉक्टर आयशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और हम बात करते हैं डिफरेंट इमोशंस के हवाले से कि किस तरह उन्हें कोप अप किया जा सकता है उनके साथ, और एक साइकेट्रिस्ट का क्या इसमें रोल होता है। तो डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद थी। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब आज आप देख रहे होंगे, पहले तो मैं सर्दियाँ आती थी या सुबह सवेरे उठते ही जो चाय का एक गर्मा गर्म कप होता था वो पीती थी, लेकिन आज मैं पी रही हूँ जोशांदा, और वो भी करशी का जोशांदा। सर्दियाँ जैसे ही शुरू होती हैं और ज़रा सा जो मौसम है वो हमें आंखें दिखाने लगता है, तो हमारी खूं और छू जैसे कि नज़ला, खांसी, तो जैसे हमारे नाक पे बैठे हुए होते हैं और वो शुरू हो जाते हैं। भाई मौसम का तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो मौसमी असरात है ना, इनसे बचना बिल्कुल भी अब मुश्किल नहीं रहे, क्योंकि करशी जौहर जोशांदा है ना, जो मैं भी आज पी रही हूँ, क्योंकि इसकी अच्छी बात ये है कि ये 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। और वरना तो एलोपैथिक में इतनी हार्ड मेडिसिन होती हैं कि दवाई खाओ और फिर जनाब सो जाओ। और अब विंटर्स इतना अच्छे मौसम होते हैं, इतना अच्छा ये वेदर होता है कि सो के तो नहीं हम गुजार सकते हैं, इसलिए करशी जौहर जोशांदा ज़रूरी है, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। दूसरा, इसका स्मार्ट तरीका है कि करशी जौहर जोशांदा अपने साथ रखें, अपने बैग में रखें, कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाय या गर्म पानी में मिलाकर आराम से इसको पिए और नज़ला ज़ुकाम और खांसी से महफूज रहे, जैसे कि मैं पी रही हूँ। हाँ, साशे में है तो साथ रखने में आप लोगों को कोई भी मसला नहीं आएगा। और दूसरी बात कि सेहत के मामले में ये बहुत मैटर करता है कि प्रोडक्ट काबिल भरोसा है या नहीं है। तो करशी जौहर जोशांदा करशी का है, इसलिए एतमाद तो 100% भी होगा। दूसरी बात ये कि नज़ला ज़ुकाम और फ्लू में जोशांदे का इस्तेमाल तो लोग सदियों से करते आ रहे हैं। करशी को ये एजाज़ हासिल है कि इसने मुफीद कुदरती अज्जा पर पहले रिसर्च की और उसके बाद इन्हें पाउडर बनाकर एक साशे की शक्ल में हम तक पहुंचाया है। और करशी जौहर जोशांदा तो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग घर में, ऑफिस में या कहीं भी आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और करशी जौहर जोशांदा के मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं, जैसे कि क्लासिक हनी, शुगर फ्री, जिंक और चॉकलेट भी है, तो आप अपनी मर्ज़ी का जो फ्लेवर है वो यूज़ कर सकते हैं। यानी नज़ला ज़ुकाम से बचने का मज़ेदार तरीका करशी जौहर जोशांदा लेकर आया है। और करशी जौहर जोशांदा आम जो जोशांदों की कैटेगरी में मार्केट लीडर है, और 90% जो बॉक्सेस होते हैं वो सेल हो रहे होते हैं करशी जौहर जोशांदे के। तो मैं तो करशी जौहर जोशांदा पी रही हूँ सर्दियों में, क्योंकि फ्लू बहुत ज़्यादा हो जाता है, गला ख़राब और ज़ुकाम हो जाता है, तो उससे बचने के लिए करशी जौहर जोशांदा इज़ द बेस्ट। तो ये तो हमने जोशांदे की बात कर ली है, लेकिन इसके साथ साथ अब हमने बात करनी है थोड़ी पानी के इंटेक के हवाले से, कि विंटर्स में हम लोग पानी का इंटेक बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और फिर हम लोग शिकायत करते हैं कि जनाब हमें डिहाइड्रेशन हो गई है, हमारी स्किन ड्राई होना शुरू हो गई है, पैचेस पड़ना शुरू हो गए हैं और पानी नहीं पिया जाता। बाकी हम लोग हर चीज़ खा पी लेते हैं, तो पानी की कितनी अशद ज़रूरत होती है और दूसरा कितना इंपॉर्टेंट है इस विंटर्स में पानी पीना, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमाला खान मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। हमाला, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? आई एम गुड। हमारा आपका भी गला मुझे लगता है ख़राब हुआ इस वक्त हर कोई जो है ना वो नज़ला ज़ुकाम खांसी से ना दो चार है। तो पानी का यूज़ करना खासतौर पर विंटर पे कितना इम्पॉर्टेंट है? बिल्कुल मुनीबा, जैसे देखा जाए तो पानी जो है वो हमारी, जैसे समर्स में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गर्मियों में हम बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे होते हैं कि पानी लें, पानी किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर लें। सेम गोज़ विद विंटर्स में भी हमें इसको इतना ही एम्फसाइज करना चाहिए, बिकॉज हमारी बॉडी का 60 to 70% जो हिस्सा है वो पानी से ही बना हुआ है। अगर हमारी बॉडी में पानी उस लेवल तक नहीं होगा तो हम बहुत सारे मसाइल का शिकार हो सकते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी बॉडी में ठीक तरह से फ्लो ही नहीं कर रहे होंगे। इसके साथ साथ आप देखें तो बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं जो बॉडी से रिमूव आउट होने होते हैं, वो भी आपके वहीं पर जमा हो जाएंगे, क्योंकि पानी का इंटेक जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। हमारा ब्रेन जो है स्पेसिफिकली वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता जब तक पानी की एक रिक्वायर्ड इंटेक जो है वो हमारी बॉडी में नहीं होती। मैं भी साथ साथ पानी पी लूँ क्योंकि पानी जो है वो हमारी सेहत के लिए उतना ही ज़रूरी है। अच्छा, इसके साथ साथ देखा जाए तो न्यूट्रिएंट्स का फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में फ्लो नहीं करेंगे तो आप पानी का इंटेक जो है, पानी का इंटेक उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब साथ में बात की जाती है, क्योंकि सर्दियाँ जैसे ही स्टार्ट हो जाती हैं लोगों को 3 तरह के
मसाइल बहुत ज्यादा रहते हैं, जिसमें सबसे पहले देखा जाए लोगों के हाथ पैर ठंडे होने की शिकायत वो बहुत ज्यादा करते हैं। मेरे भी होते हैं बहुत हाँ, कि हाथ पैर हमारे बहुत ठंडे रहते हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो लोग ये बहुत कंप्लेन करते हैं कि म्यूकस, हर टाइम गला खराब रहता है, जैसे कि आप अभी बात करी थी, गला खराब रहता है। और थर्ड बात जैसे अपने इंट्रोडक्शन में की कि पैचेस रहते हैं, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, मॉइस्चर उस तरह से रिटेन नहीं हो पा रहा था क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। तो इन तमाम चीजों के लिए पानी या पानी से बनी चीजों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है। आप डिस्कस करें कि विंटर्स में लोग पानी या पानी से बनी किन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखें, एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो है वो एक वार्म वाटर के अंदर 1 टीस्पून शहद का इस्तेमाल जरूर करे। अच्छा, ठीक है। क्योंकि शहद का इस्तेमाल जो है उसके अंदर एंटी वायरल, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। सो आप 1 टीस्पून शहद को पानी के अंदर डाल के अगर उसका इस्तेमाल करें तो अल्टीमेटली आपको इन तमाम चीजों से लड़ने में और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग सुबह के वक्त कर लें, निहार सुबह के वक्त कर लें या एनी टाइम ऑफ द डे, लेकिन निहार मुंह जो है वो उसका बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगेन इसमें डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं, डिफरेंट किस्म के जो पेशेंट्स हैं, वो इसका इस्तेमाल ना करें, वो अपने न्यूट्रिशनिस्ट की कंसल्टेशन के मुताबिक। अच्छा, इसके बाद आप देखती हैं कि अदरक जो है वो हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखती है। अदरक का इस्तेमाल जो है, अदरक के कहवे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। आप सर्दियों में देखती हैं, हम लोग लोगों को एम्फसाइज भी करते हैं कि आप कहवा जात की तरफ आ जाए। तो कहवा जात इस तरह के होने चाहिए जिसमें ये हनी वाली बात कर ली या अदरक के कहवे की बात की। आप बिल्कुल 1 इंच अदरक का टुकड़ा लें और उसको आप पानी में बॉईल करें, और पानी में बॉईल करने के बाद जो उसका एक्सट्रैक्ट होगा वो आपने कंज्यूम करना है। उसके अंदर आपके पास इतनी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं कि अल्टीमेटली उसमें और कुछ नहीं डालना, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ अदरक वाला पीना है। अदरक का कहवा होता है, सो वो आप इस्तेमाल क्योंकि बहुत से लोग हैं उसमें अदरक, लेमन और हनी ऐड ऑन करके चीजें डाल सकते हैं, लेकिन अदरक इटसेल्फ इतनी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हमें प्रोवाइड कर रहा है कि आप अगर उसका कहवा, उसका एक्सट्रैक्ट भी इस्तेमाल करें तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप देखें तो लौंग का इस्तेमाल जरूर करें। म्यूकस की शिकायत, जैसे मैं बात की, गले में रेशे की शिकायत बहुत ज्यादा लोग करते हैं, तो लौंग का कहवा भी अगर आप बनाकर इस्तेमाल करें तो वो आपकी इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें भी सिर्फ लौंग ही डालकर उसका इस्तेमाल करें। सिंपल कहवा जाता है, इजी टू गो है, आप ऑफिस में, घर पे, जहाँ पर भी हैं, आप आराम से बना सकते हैं। विंटर्स के साथ बहुत सी बीमारियां भी आपको पता है रिलेट कर रही होती हैं। फ्लू एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका एक तो कुछ खाने को भी दिल नहीं करता अगर वो हो जाए, उसका फ्लू अटैक हो जाए, और दूसरा ये कि कुछ पीने को भी दिल नहीं कर रहा होता। तो उसमें क्या करना चाहिए? कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जनाब विटामिन सी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। आप कीनू खा लें, आप इस तरह के जो विटामिन रिच सी फ्रूट्स हैं या जूसेस है उसका इस्तेमाल करें। तो क्या कहवे पीने चाहिए, फ्रूट खाने चाहिए, जूसेस पीने चाहिए, क्या करना चाहिए? अच्छा, इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा मैकेनिज्म डिस्कस कर लेंगे होता क्यों। जैसे सर्दियों में आप देखेंगे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, वो अल्टीमेटली अपने टेम्परेचर को नॉर्मल लाने के लिए जब वो हीट प्रोड्यूस करती है तो वो अल्टीमेटली हम उसको कहते हैं कि फीवर हो गया या टेम्परेचर हो गया, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब इसमें सबसे पहले देखा जाए कहवा जात की, जैसे हमने पहले बात की कि अगर कहवा जात का इस्तेमाल करें तो उसके अंदर एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे वायरसेस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ जैसे आप विटामिन सी की बात करिए तो बिल्कुल उसके अंदर हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, ऑरेंजेस अवेलेबल हैं, लाइम्स अवेलेबल है, लीमू अवेलेबल है, हरी मिर्च अवेलेबल है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं ताकि विटामिन सी का भी एक इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके अंदर चला जाए। अच्छा, इसके साथ साथ सर्दियों में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो हमारी ज़मीन के नीचे लगने वाली सब्जियाँ होती हैं उसका इस्तेमाल किया जाए। अब ज़मीन के नीचे कौन सी लगती हैं, जैसे कि गाजर होगी, मूली होगी, शलजम हो गया, इस तरह की सब्जियों का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो वो भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अल्टीमेटली आपको ज़ुकाम, बुखार और इन चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बात तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, लौंग के कहवे का ज़रूर इस्तेमाल किया जाए, वो म्यूकस को जो है लड़ने में और म्यूकस को आपके गले से, क्योंकि बहुत सारे लोग सर्दियों में बुखार जुकाम के अलावा भी ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि म्यूकस हमारे गले में जो है वो जमा हुआ है एंड ऑल, क्या करें, तो उसके लिए लौंग का वो लोग भी जो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, एग्जैक्टली उनके लिए भी ये सारे कहवा जात जो हैं वो इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स का इस्तेमाल जरूर करें, फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल ओबेसिटी वाले और डायबिटीज वाले पेशेंट्स ना करें। उसके अलावा विटामिन सी का इंटेक बहुत अच्छा मिलेगा आपको। ऑरेंज जूस हो गया, गाजर का जूस हो गया, जिससे विटामिन ए मिल रहा होता है, ये सारे, क्योंकि सर्दियों में तो आपको पता है ये जूसेस लग भी बहुत मजे के रहे होते हैं, तो एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा वाटर इनटेक करना है, एक तो क्वांटिटी चले 6 गिलास आपने बता दी कि करनी है, लेकिन उसकी फॉर्म किस तरह की होनी चाहिए? मतलब
वो रूम टेम्परेचर पानी होना चाहिए, नीम गर्म पानी होना चाहिए, किस तरह का पानी? अच्छा, इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी रहती है और बड़ी मिथ्स बन चुकी हैं कि गर्म पानी पिए, ठंडा पानी पिए, इस तरह का पानी पिए। एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेम्परेचर से आपके पानी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें, रूम टेम्परेचर का पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आपको सूथिंग इफेक्ट दे रहा होता है, कूजी सा इफेक्ट दे रहा होता है, सुकून आ रहा होता है, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी बॉडी का टेम्परेचर इतना कम हुआ होता है। उस पानी के इस्तेमाल से आपकी जो अंदर की जो चीज़ें हैं ना, वो थोड़ी गर्माइश का एहसास दे रही होती हैं एंड ऑल। तो रूम टेम्परेचर के पानी का इस्तेमाल करें, ठंडे पानी का इस्तेमाल ना गर्मियों में करें ना सर्दियों में करें, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपके मेटाबॉलिज्म के लिए नुकसान करता है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो आप रूम टेम्परेचर के पानी का इस्तेमाल गर्मियों में भी करें और सर्दियों में भी करें। हाँ, वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा ठंड का एहसास रहता है, हर टाइम वो ठंड फील करी हुई, मैंने देखा मोस्टली वुमेन्स जो घर पे होती हैं ना, वो ये बहुत कंप्लेन करती हैं, हाय बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है। हालांकि इतनी होती नहीं है, बिकॉज उनको सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी बीच में आ रहा होता है एंड ऑल। तो वो रूम टेम्परेचर या थोड़ा सा नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, तो वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा वैसे भी कहा जाता है, अच्छा नीम गर्म पानी पिए, गर्म पानी पिए, आपका वजन भी कम होगा। ये भी मिथ्स इसके साथ जोड़ी जाती है। बहुत सारे मिथ्स हैं। वजन कम का सिर्फ पानी से ताल्लुक नहीं है। अंदर जाके आपकी चर्बी को गिलाता है गर्म पानी। ऐसे नहीं है कि आप 2 बर्गर्स का इंटेक कर लें और उसके ऊपर से आप गर्म पानी का इंटेक कर लें, ऐसे आपका वजन कम नहीं होगा। लेकिन अगेन वो एक प्रॉपर टाइमिंग में अगर आप पानी का इस्तेमाल करें, और प्रॉपर टाइमिंग इन अ सेंस के खाने से पहले पानी का इस्तेमाल करें, खाने के दरमियान में इस्तेमाल करें, तो वो आपके वजन को थोड़ा सा कम कर रहा होता है। एक नॉर्मल टेम्परेचर में इस्तेमाल करें ताकि मेटाबॉलिज्म स्लो ना हो जाए। तो ये थोड़ी सी कंडीशंस होती हैं, लेकिन अगेन उसके साथ एक प्रॉपर मील प्लानिंग, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी, वो सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जैसे आपने बताया कि हनी का इस्तेमाल सुबह सवेरे करें थोड़े से नीम गर्म पानी के अंदर, ये भी हम मतलब बहुत से लोग पीते इसलिए कि हमारा जो है ना वो वजन कम हो जाएगा। अगेन इसमें वही बात है, जरूर ये आपको इफेक्ट करती है, लेकिन उसके साथ आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ कहवे पीने हैं या गर्म पानी पीना है, उसमें हनी या लेमन का इस्तेमाल करके उसके बाद आपने कहना है कि बहुत सारे लोग ग्रीन टी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसी वजह से पी रहे होते हैं कि भाई हमारा रेस्टोरेंट से आप खाना खा के आते हैं एंड एंड पे आप कहते हैं कि मेरे लिए ग्रीन टी पिला दो, सो वो इस तरह से इफेक्ट नहीं करती है आपको। इसके लिए प्रॉपर हेल्दी मील प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। एक बैलेंस आप लोगों ने अपनी डाइट रखनी है, फिर ही इन तमाम तर चीज़ों का फ़ायदा होता है, वरना इनका कोई फ़ायदा नहीं है। वो आप मज़े के लिए, टेस्ट के लिए तो आप खा पी सकते हैं। हमारे साथ हमाला खान, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन मौजूद थी। हमाला बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और वाटर इनटेक के हवाले से हम बात कर रहे थे, फ्लूइड्स के हवाले से हम बात कर रहे थे कि विंटर में हमें किस तरह लेने चाहिए और कितनी क्वांटिटी में लेने चाहिए। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ शहर लाहौर के हवाले से बात कर लेते हैं, और ख़ास तौर पर देखा जाता है कि जनाब हॉटस्पॉट एरियाज़ में नाके लगाने की जो ऑपरेशंस पुलिस के अफसरान की हिकमत अमली बहुत ही ज़्यादा काम कर गई है। और अगर देखा जाए तो 6 रोज़ में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 15 की जो कॉल्स हैं वो 300 से 400 कॉल्स कम हो चुकी हैं, डेटा हमें ये बता रहा है। और पुलिस रिकॉर्ड गुज़श्ता 6 रोज़ में स्ट्रीट्स क्राइम की 343 वारदातें हुई हैं। और पुलिस रिकॉर्ड हमें ये भी बताता है कि 2022 में दिसंबर के तीसरे हफ्ते में स्ट्रीट क्राइम की 448 वारदातें हुई थी। और गुज़श्ता 6 रोज़ में दौराने घरों में ड्यूटी की डकैती के 10 वारदातें हुई। और इसी तरह इन क्राइम रेट्स पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है और वो कम हो गए हैं। अचीवमेंट सबसे बड़ी हमारी ये है, देखा जाए तो जो 15 पे जो कॉल्स की जाती है रिगार्डिंग क्राइम, वो बहुत ज़्यादा लेस हो गई है। 300 से 400 जो है ना कॉल्स का कह लें कि रिकॉर्ड में कमी आई है। तो ये एक अचीवमेंट हुई है। वो इस वजह से क्योंकि जनाब एक स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशंस के हवाले से लिया जा रहा है कि तमाम तर जितने भी पुलिस स्टेशंस हैं पंजाब के, जिसमें 937 पुलिस स्टेशंस आते हैं, पूरे पंजाब को, होल पंजाब को चेंज किया जा रहा है, तब्दील किया जा रहा है। उनका जो लेआउट है वो चेंज किया जा रहा है ताकि वहाँ पर हम जैसे लोग जाएं जिनको भी कोई मसाइल का शिकार होते हैं, वो वहाँ पर जाके इजीली उनकी एक्सेस हो, वो बैठ सकें, उनको बड़ा ही अच्छा माहौल दिया जा सके। और उसकी वजह से ये क्राइम रेट बहुत ज़्यादा डाउन होता जा रहा है।
तो ये रेनोवेशन चल रही है, पुलिस जो अफसरान हैं उनके हवाले से भी बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि जनाब उनकी ट्रेनिंग के ऊपर भी काम किया जा रहा है, और इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे, राइट्स ऑफ पब्लिक के हवाले से भी बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सैयद अली रज़ा साहब हैं, SSP ऑपरेशंस लाहौर हैं। सर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो ये जो स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया है पुलिस स्टेशंस के हवाले से, इसका ये जो कल्चर पूरा तब्दील किया जा रहा है, इस हवाले से बताइए क्यों हमें ज़रूरत पेश आई है इसकी? थैंक यू वेरी मच। ये एक बड़ा रिक्वायर्ड स्टेप था एक्चुअली। पब्लिक जब भी किसी जगह पे पुलिस के साथ या लॉ इन्फोर्समेंट के साथ इंटरेक्शन में आती है तो उसका सबसे पहला जो टियर है वो पुलिस स्टेशन है, जहाँ पे पब्लिक जाती है और अपने इश्यूज बयान करती है और वहाँ पे उनको डील किया जाता है और उनके मसले हल भी किए जाते हैं। और इसमें जो थाना था उसका कल्चर चेंज करने के लिए और बेहतरी लाने के लिए और सर्विस डिलीवरी को बेहतर करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि थानों को बेहतर किया जाए। जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं उन्होंने इसके ऊपर हमारे बड़ी मेहरबानी की और फंड्स का इजरा किया और आई साहब ने इस इनिशिएटिव को टेकअप किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में ये 937 पुलिस स्टेशंस ऑल हैव बीन ऑलमोस्ट डन और इसको 31 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएंगे। और उसमें थोड़े दिन रह गए जी। तो इसमें जो है वो आप देखेंगे कि आप जाके विजिट कर सकते हैं ऑन ग्राउंड कि 2 तरह से काम किया जा रहा है, जैसे अभी आपने कहा, और उसके बड़े अच्छे इम्पैक्ट्स आए हैं। सिर्फ जब से लॉन्च हुआ है स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन तो क्राइम बहुत नीचे आया है और वो फिगर्स में मौजूद है। अभी आप देखें, अभी आपने जैसे बात की है, डेली ऑलमोस्ट 300 to 415 कॉल्स रिलेटेड टू क्राइम कम है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और पहले नहीं हुआ। स्पेशली लाहौर की अगर बात की जाए तो मैं पहले भी इधर सर्व करता रहा हूँ जी। लाहौर में 300 से 400 कॉल्स डेली वेरिएबली कम हो रही हैं। इसका मतलब है कि पब्लिक को अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ है, क्राइम कम हुआ है, स्ट्रीट क्राइम कम हुआ है, ओवरऑल चीज़ें कम हुई है। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन में एक्चुअली 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वो लाइक रेनोवेशन है, जब आप जाते हैं तो यू विल फाइंड अ वेरी गुड प्लेस टू विजिट। थाना जो है वो एक अच्छी जगह बन गई है और एक बड़ा ही कंजीनियर। पहले डर लगता था थाने में जाते हुए, विजिट करते हुए, अब आपको वो डर नहीं लगेगा। अब दूसरा ये है कि वहाँ पे उसके साथ साथ डिप्लॉयमेंट की गई है पर्सनल की, जिसमें हमने बीट ऑफिसर्स लगाए हैं, जिसमें हॉट स्पॉट्स को डिटेक्ट किया है, जिसमें पेट्रोलिंग को इफेक्टिव किया है और जिसमें अल्टीमेटली लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ाने से हमें इंफॉर्मेशन भी आती है। ये सारी चीज़ें जब मिली हैं तो उससे क्राइम नीचे आ गया। और उसकी एक मिसाल मैंने कहा कि हमारे पास डाटा मौजूद है, अगर आपके जो लोग हैं वो उस डेटा को शो कर सकें तो वो देखेंगे साथ चल भी रहा है हमारे 2022 और 2023 के साथ कंपैरिजन अगर 2022 का किया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मतलब 12 से 15% 15 कॉल कम है और इसको मजीद कम करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। अच्छा, दूसरा ये सब जो आप लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है, इसमें सिर्फ रेनोवेशन चल रही है या जिस तरह बहुत से लोग पहले हमें शिकायत करते थे कि हम लोग जाते हैं तो पुलिस जो भी वहाँ पे बैठे होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते, उनका रवैया बहुत बुरा होता है हमारे साथ, तो उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है? बस 2 तरह से काम हो रहा है। पहले जैसे मैंने कहा कि ये दोनों है, क्योंकि मैन पावर है, उन्होंने डील करना है, तो बिल्कुल दोनों पे काम हो रहा है। उसमें मैं थोड़ी सी एक्सपेक्ट्स बताता हूँ। और दूसरा ये किया है कि उसमें हमने जो पुलिस स्टेशन में लोग डील कर रहे हैं उनके डिस्क्रेशन को कम किया है, लेकिन उनको एक ऑटोमेटेड टाइप सिस्टम कर दिया है। सबसे पहले तो ये है कि एक राइट्स ऑफ वॉल दी गई है। ऑनरेबल आईजी साहब ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि जो भी सिटीजन सिप्स में जाएगा वो देखे कि उसके राइट्स क्या हैं। उन राइट्स में लिखा हुआ है कि आपका इतने घंटे में पर्चा हो जाएगा, इतने आवर्स में ये वाला FIR हो जाएगी, इतने आवर्स में ये FIR हो जाएगी, इतने आवर्स में ये हो जाएगी, ये आपके काम है, आपको पानी मिलेगा, आपको बैठने की जगह मिलेगी, आपको डील किया जाएगा। अगर कोई चीज़ मिसिंग होती है तो नीचे एक नंबर दिया वो 1787 विच इज़ अ वेरी पावरफुल कंप्लेंट सेंटर जो कि डायरेक्टली IG ऑफिस देखता है। उसी वक्त उसकी जो है वो आगे प्रोसेस जब शुरू होता है तो DSP से लेवल से कम उसको डील नहीं करता, उसको हम खुद देख रहे होते हैं। तो वो यकीनन एक कंप्लेंट अगर आती है तो वो फ़ौरन डील की जाती है। सो ये सारे राइट्स हैं और ये पब्लिक को भी आपकी वसातत से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये राइट्स हैं, इनको एक्सरसाइज करें, हमारी हेल्प करें ताकि हम इस पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर कर सकें। अब वो जो आपने अभी बात की है कि एक तो हमने लेआउट ठीक किया, दूसरा जब भी आप जाएंगे तो आपको एक कांस्टेबल गाइड मिलेगा। कांस्टेबल गाइड इज़ अ पर्सन हु डील्स हूएवर कम्स इन, उसको वो मिलेगा, मिल के उसको बताएगा कि आप थाने में हैं और आपको क्या आपकी खिदमत की जा सकती है।
उसके बाद क्योंकि थाने में एक सबसे बड़ा इशू होता था, लोग जब जाते थे ना थानों में, तो वो लोगों को पता नहीं होता था जाना किधर है, मिलना किससे है, क्या करना है। वो तो मतलब एक फियर फैक्टर भी था, वो ख़त्म करने के लिए सबसे पहले वो मिलेगा, अच्छे तरीके से मिलेगा, और उसके बाद उसको पूछेगा पब्लिक को कि किधर जाना है, क्या इशू है, वो फिर उसको मुतल्लिका अफसर के पास लेके जाएगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ कि सिफारिश भी ख़त्म, कतार भी खत्म, रेफरेंस भी खत्म, क्यूमैटिक मशीन, अब क्या ये डिजिटल सारा डिजिटल हो गया, क्यूमैटिक मशीन रखवा दी। आईजी साहब ने तमाम थानों में क्यूमैटिक मशीनें रखवा दी। अब आप जाएंगे, वही कांस्टेबल गाइड आपको लेके जाएगा खूबसूरत से लाइक रिटायरिंग, उसको कह सकते हैं सिटिंग रूम में, वेटिंग एरिया है, कह सकते वेटिंग हैं एरिया उसको, हाँ। तो वेटिंग एरिया के अंदर जब आप जाते हैं तो वेटिंग एरिया में बैठ जाएंगे और वहाँ पे क्यूमैटिक लगी हुई है, क्यूमैटिक से अपना टोकन लेंगे, टोकन आपके पास है, ओके, उस टोकन के ऊपर आपको डील किया जाएगा, उस टोकन से आगे पीछे नहीं बंदा हो सकता। इसका मतलब है आपको किसी की जरूरत नहीं है कि जब मुझे जल्दी डील कर लिया जाए, मेरी बात सुन ली जाए, नो, टोकन जब लग जाएगा तो फिर उसको सारे सुपरवाइज कर रहे होते हैं, वो टोकन अल्टीमेटली हम चेक करते हैं। टोकन के बाद वो बंदा अल्टीमेटली अपनी बारी पे जाएगा जो फ्रंट डेस्क होता है, अगेन दैट फ्रंट डेस्क इज अगेन ऑटोमेटेड सिस्टम, वहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाता है। तो एप्लीकेशन जब सबमिट हो जाती है उसको एक टोकन का ई टैग दे दिया जाता है। तो दिस इज ए काइंड ऑफ ई टैग इज सुपरवाइज्ड बाय एवरीवन। वो जो आईजी साहब के ऑफिस से लेके नीचे SHO और IO तक सबको पता है, क्योंकि उसके लॉगिन्स हैं, तो वो ऑनलाइन हो गया। उसके बाद आप बिल्कुल वो बाईपास नहीं किया जा सकता उसको, अगर उसके साथ, यानी कि यू कैन नॉट टेम्पर विद इट, क्योंकि ये IT है सारा, उसके फुटप्रिंट्स है। अल्टीमेटली बंदे के राइट्स महफूज हो रहे हैं, पब्लिक जो वो ज़्यादा सिक्योर हो रही है, और उसको इंश्योर किया जा रहा है कि उसके साथ किसी किस्म की भी कोई वो कोई ये प्रेफरेंस और नेपोटिज्म और सिफारिश और वो ये वाला कल्चर जो है ना, अब इसको खत्म कर दिया गया है। तमाम तो जितना भी सिस्टम है उसको डिजिटलाइज कर दिया गया है, ताकि ये प्रॉब्लम ही सिरे से खत्म हो जाए कि कोई ये कहे कि हमारा हक मार लिया गया है। थैंक यू सो मच सर आपका यहाँ पर आने का। सैयद अली रज़ा साहब SSP ऑपरेशंस लाहौर हमारे साथ मौजूद थे, और हमने जो न्यू इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, CM पंजाब की तरफ से, स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के हवाले से उस पर बात की है, और वो उसकी वजह से क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं उस पर भी हमने बात की। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।